Hello, 8th class children. How are you? I hope you have watched the first lecture of reproductive system जो हम reproduction in animals कर रहे हैं उसका first lecture मैंने आपको provide किया था. I hope आपने उसको देख लिया. आपको कोई issues होंगे तो आप please do let me know. अब हम उसका second lecture कर रहे हैं, that is sexual reproduction in animals. इसके अलावा हमने अभी देखा था asexual reproduction पढ़ा था last lecture में. Now we are moving on to the sexual reproduction और उसमें भी हम human reproductive system detail में करने वाले हैं. ठीक है. इसको जैसे कि मैं पहले भी कह रही हूँ कि आप आराम से करिए, तसल्ली से करिए. बहुत छोटा सा चैप्टर है, मैं भी बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप मेरे साथ साथ ही इस चैप्टर को लर्न कर लें. ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपको समझ में आ जाए और आप उसको लर्न कर लें. सो बिफोर वी बिगिन अगेन अ वेरी जेन्युइन स्मॉल रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको कंटेंट समझ में आता है, इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए हमारे वीडियो को, चैनल को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसका मतलब क्या हो गया कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जो वर्ड सेक्स जहाँ पे आ जाता है, इसका मतलब हम मेल और फीमेल सेक्सेस की बात कर रहे हैं या वहाँ पे सेक्सेस डिफरेंट हैं. ठीक है, सेक्सेस डिफरेंट होने का मतलब है कि मेल एक एंटिटी है. जैसे किसी पॉपुलेशन के दो इंडिविजुअल्स हैं, उनमें से एक जो है उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और दूसरे के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. सो वी कैन से दैट दे आर टू डिफरेंट सेक्सेस हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. Okay, so that is, and when they combine they lead to the process of sexual reproduction and that leads to the formation of a new individual. तो sexual reproduction में both the sexes male and female are involved. asexual reproduction में एक ही parent की ज़रूरत थी, वो divide हो रहा था या budding के through form कर रहा था या regenerate कर रहा था, है ना, breakup हो रहा था, उसका अलग अलग individuals बन रहे थे. लेकिन यहाँ पे ना जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे वी नीड टू इंडिविजुअल्स, मेल एंड फीमेल, बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर्ड. मेल ऑर्गेनिज्म जो है, जो मेल पार्टनर है, इट प्रोड्यूसेस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर नोन एज स्पर्म्स. तो अगर आपसे पूछें कि व्हाट आर स्पर्म्स, तो स्पर्म्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. ठीक है, या मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट सेल्स भी बोलते हैं. हम यहाँ पे वर्ड गैमेट, अच्छा इसे डार्क कलर से लिखती हूँ, हम यहाँ पे वर्ड गैमेट भी यूज़ कर सकते हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो हैं वो कौन हो गए? स्पर्म्स. ठीक है, फीमेल जो है, फीमेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड द ओवा और दी, हम ओवा को क्या बोलते हैं? हम ओवम भी बोलते हैं ओवा को. ठीक है, या फिर एग्स बोलते हैं. एग सिंगुलर हो गया, एग्स प्लूरल हो गया, तो ओवम सिंगुलर हो गया. ठीक है, तो ओवा या एग्स या ओवम हो गया. अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है तो हम इसको फीमेल गैमेट भी बोल सकते हैं. यहाँ पे भी हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दिस इज अ फीमेल गैमेट. ओके, अब जो स्पर्म है, इट रीचेज द एग और द ओवम एंड फ्यूजेस इट विथ टू फॉर्म द जाइगोट. तो यहाँ पे देखो आपके तीन स्मॉल क्वेश्चंस, तीन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या तीन डेफिनेशंस कवर हो गई. पहली स्पर्म की डेफिनेशन हो गई, दूसरी ओवम की डेफिनेशन हो गई, तीसरी जाइगोट की डेफिनेशन हो गई. ठीक है, कि the zygote is a structure which is formed by the fusion of the sperm and the egg nucleus. जब sperm का nucleus और egg का nucleus fuse करते हैं, then they form a new structure that is known as a zygote. sperms जो होते हैं उनके पास n number of chromosomes होते हैं. ये अभी n और 2n मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, आप बस ये ध्यान रखिएगा कि स्पर्म्स के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. मतलब क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में ना एक्चुअली दो सेट में होते हैं, 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के. ठीक है, तो जो पेयरिंग में प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड. अगर क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको डिप्लॉइड बोलते हैं या 2n बोलते हैं. ठीक है, अगर वो सिंगल है, पेयर में नहीं है, एन है, तो हम उसको हैप्लॉइड बोलते हैं. तो हमारे जो जर्म सेल्स होते हैं, मतलब जो ये जो स्पर्म और एग हैं, इनको हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं. रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो हमारे जो जर्म सेल्स होते हैं, दे ऑलवेज कैरी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि फिर मेल के हैप्लॉइड और फीमेल के हैप्लॉइड दोनों कंबाइन करके टोटल मिला के डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना लेते हैं. मतलब 2n क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, तो कंप्लीट सेट हो जाता है. 23 मेल से मिल गए, 23 फीमेल से मिल गए, तो 46 जो हमारे टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो कंप्लीट हो जाते हैं.
ठीक है। अगर सपोज स्पर्म के अंदर, स्पर्म के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ओवम के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, तो वो दोनों कंबाइन करेंगे तो कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे? 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे ओवम के पास, ओ जाइगोट के पास। और तो 92 क्रोमोसोम्स तो मैं स्पीशीज ही चेंज हो जाएगी। आपको ये पता है ना कि हर स्पीशीज के पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड वी ह्यूमन बींग्स वी हैव 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए जो स्पर्म्स और ओवम है ये एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं, पेयर नहीं कैरी करते हैं। ठीक है। तो स्पर्म्स और ओवम, स्पर्म और एक ही स्पर्म और एक ही ओवम मिल के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज नोन एज अ जाइगोट। जाइगोट के न्यूक्लियस में क्या हो गया? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है। फिर ये जो जाइगोट है, अब ये जाइगोट बन गया, सब दोनों फ्यूज हो गए, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन गया विच इज नोन एज जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है इसके अंदर डिवीजन शुरू होती है, मतलब ये सेल जो है ये डिवाइड करता है 2 में, 2 से फिर 4 में, है ना, 4 सेल बन जाते हैं, फिर 8, 16, 32, 64 सो ऑन, ये जाता करते जाते हैं। सो इट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो। अब जाइगोट जो मल्टीपल डिविजन्स करता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जाके क्या होता है? यूट्रस में एक जगह, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस होता है ना, जहाँ पे कि बेबी ग्रो करता है, तो वहाँ पे जाके एम्ब्रियो फिक्स हो जाता है, वहाँ पे वो डेवलप करता है इनटू फीटस। जब तक बेबी पैदा नहीं होता, मदर के यूट्रस में रहता है, तो हम उसको फीटस बोलते हैं। तो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, फीटस में ग्रो करता है एंड ग्रोज इनटू अ मैच्योर बेबी। ठीक है। तो ये हमारी हो गई एक बेसिक नो हाउ की रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं, आई होप इसमें कोई आपको इशू नहीं होगा। इशू आए तो आप इसको रिपीट करके देख लीजिए, धीरे धीरे देख लीजिए, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़, मैंने आपको जैसे पहले बोला, कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करें, जिसमें हम आज के लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर करेंगे। यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है, मैं आपको एक एक पार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझाती जाऊंगी, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है। ये चीज़ें अभी याद करके चलेंगे तो आपको 10th में बहुत बेनिफिट होगा। ओके, नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो मेन पार्ट है, इट इज मेड अप ऑफ, क्या क्या होता है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एपिडिडमस, अ पेयर ऑफ एपिडिडमस, 2 टेस्टिस हैं, दोनों टेस्टिस से एक एक एपिडिडमस निकलती है, तो अ पेयर ऑफ एपिडिडमस। 2 वासा डिफरेंशिया, अगेन 2 वासा डिफरेंशिया निकल रही हैं, एपिडिडमस से ट्यूब्स निकल रहे हैं, वासा डिफरेंशिया या स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं उनको, क्योंकि वो स्पर्म्स कैरी करती हैं। 1 यूरेथ्रा, 1 पेनिस एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है। तो ये इसके हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, उसके मेन पार्ट्स हो गए, ये आपको याद होने चाहिए। ओके। नाउ अब हम फर्स्ट वाले उस पर चलते हैं। फर्स्ट जो, ये बहुत क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी मैं पढ़ रही हूँ, एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। सबसे पहली बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। TES हम लिख रहे हैं तो प्लूरल है, मतलब 2 टेस्टिस की बात करें, TES है तो दैट इज सिंगुलर। तो ये जो 2 हैं, ये आपको दिख रहे हैं, दीज आर 2 टेस्टिस, इनको हम टेस्टिकल्स भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम टेस्टिकल्स। तो ये जो 2 टेस्टिस हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, बाकी जगह स्टोर होते हैं और ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ पे उनका प्रोडक्शन होता है, बनते हैं वो। ठीक है। तो टेस्टिस इज द प्लेस वेयर स्पर्म्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। ओके, नाउ अब इनकी शेप के बारे में बात करें तो दीज आर ओवल इन शेप, दे लाई आउटसाइड द बॉडी इन अ स्मॉल सैक कॉल्ड द स्क्रोटम। टेस्टिस जो है वो मेन ह्यूमन मेल बॉडी जो टॉर्सो है, जो मेल बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसके बाहर रहते हैं, एंड जो पाउचेस हैं, जो एक रिंकल्ड पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस रहते हैं, दैट इज नोन एज स्क्रोटम। ठीक है। स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ये क्यों बाहर क्यों रहते हैं हमारी बॉडी के? क्योंकि हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे स्पर्म्स बन नहीं सकते, फॉर्म नहीं हो सकते।
हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होती है. दैट इज़ वाई द टेस्टिकल्स आर केप्ट आउटसाइड द बॉडी. एब्डोमेन के बाहर हैं, एक सैक है एब्डोमेन के बाहर, दैट इज़ नोन एज, जिसको हम बोल रहे हैं स्क्रोटम. और स्क्रोटम के अंदर वो दोनों टेस्टिकल्स रहते हैं एंड दे प्रोड्यूस स्पर्म्स. जो स्क्रोटम है उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है. ठीक है, क्यों कम होता है? रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन नहीं होता है. दैट इज वाई टू कीप द टेस्टिकल्स कूल द स्क्रोटम लाइज आउटसाइड द मेन टॉर्सो, मेन बॉडी. दिस टेम्परेचर इज मोस्ट सूटेबल फॉर द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स. ठीक है, इसीलिए ये होता है. ये ध्यान रखिएगा. आपको मैं बार बार हर बार जब पढ़ा रही हूँ तो आई एम मार्किंग आउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, रीजनिंग के आंसर्स, रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्यों है. क्योंकि दिस टेम्परेचर इज मोस्ट सूटेबल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. नाउ टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड द मेल सेक्स हार्मोन. अब टेस्टिस के दो मेन फंक्शन क्या हो गए? ये क्या है? टेस्टिस के फंक्शंस हैं. क्या है फंक्शन? कि दे प्रोड्यूस स्पर्म्स, दे प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. ये टेस्टिस के फंक्शन हो गए. ठीक है, मैं आपको हर चीज़ बताती जा रही हूँ, इसको ऐसे ही याद करते जाइएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको. दोबारा से चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा. देन द प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट स्पर्म स्टार्ट्स इन द टेस्टिस एट द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स. इसका मतलब क्या हुआ? 14 to 15 ईयर्स का मतलब क्या हो गया? व्हेन यू रीच प्यूबर्टी, when a child reaches adolescence या प्यूबर्टी की स्टेज, तब उसके जो टेस्टिस हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स. ठीक है, देन sperms are produced throughout the life of an individual. A sperm is a single cell. स्पर्म्स पूरी जिंदगी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी जिंदगी स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है. दैट डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ द पर्सन, की बाद में जाके प्रोस्टेट के इश्यू हो जाते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं, तो स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है. अदरवाइज नॉर्मल हेल्दी मेल में दे आर प्रोड्यूस थ्रू आउट लाइफ. अब स्पर्म का डायग्राम देखिए, ह्यूमन स्पर्म का. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाने को आ सकता है एग्जाम में. डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ध्यान रखना. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्म, सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है. ओके, अब स्पर्म का स्ट्रक्चर देखो. इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है हेड. ये आपको जो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द हेड ऑफ द स्पर्म. देन एक नेक से लेके यहाँ तक देखो, ये वाला जो ऐसे बड़ा हुआ है, ऐसे है, फिर पतला है, तो ये जो पोर्शन है इसको ये बोल रहे हैं मिडिल पीस. ये यहाँ तक, ठीक है, दिस इज द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म. और लास्ट में स्पर्म के होती है एक टेल, जो कि उसको मूवमेंट में हेल्प करती है. बहुत फास्ट मूव करता है स्पर्म. तो क्योंकि बस बहुत सा मेल जो है बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, जबकि एक ही स्पर्म जाके उसमें से, फीमेल सिर्फ एक ओवम प्रोड्यूस कर रही है, मेल बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है. अब जो इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स है उसमें से सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स हैं, उसमें से सिर्फ एक स्पर्म जाके ओवम के साथ फ्यूज़ करता है, उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है, स्पर्म का न्यूक्लियस. तो इसका मतलब इतने सारे स्पर्म्स में से सिर्फ एक ही है जो ओवम के अंदर एंटर कर जाएगा, उसके न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करेगा ना. स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करता है, एंड दैट इज नोन एज फ्यूजन, एंड दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, एंड दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ये जो स्पर्म है इसका ये जो हेड है ये कैसा है? इस ऐसे देखो, जैसे कि कैनन का हेड होता है ना, रॉकेट्स का हेड होता है, मिसाइल्स होती हैं, मिसाइल्स के हेड होते हैं ना, इस तरीके के होते हैं, क्योंकि उसको क्या करना है, मिसाइल के हेड ऐसे होते हैं ना, तो एक्रोजोम होता है इसकी टिप के ऊपर, ये जो स्ट्रक्चर इसको मैक्रोजोम बोलते हैं, क्योंकि इसको क्या करना है, इसको एग के अंदर पेनिट्रेट करना है, घुसना है. दैट इज़ वाई इट हैज़ गॉट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑन इट्स हेड. तो और टेल जो है वो उसको फास्ट मूवमेंट में हेल्प करती है. तो हेड जो है वो एग के अंदर घुसने में, पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, टेल जो है उसको फास्ट मूवमेंट में हेल्प करती है ताकि जल्दी जल्दी पहुंचो. मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि उसको बहुत जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन कराता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो जल्दी जल्दी मूव करके एग के अंदर घुस जाए. ओके, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया. अब नेक्स्ट चीज़ है हमारी एपिडिडमस. अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें से भी बताऊंगी आपको. ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर एपिडिडमस. दीज आर कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फर्मली अटैच टू द टेस्टिस कॉल्ड एपिडिडमस. दे टेम्परेली स्टोर द स्पर्म्स. ठीक है, अब ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि टेस्टिस से अटैच्ड हैं, टेस्टिस के ऊपर कॉइल्ड होते हैं, और इनका काम क्या है?
का काम है स्पर्म्स को स्टोर करना। देखो ये है यहाँ पे दे, इसका फंक्शन क्या हो गया, दे टेम्परली स्टोर द स्पर्म्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है एपिडिडमिस का फंक्शन। एपिडिडमिस क्या है, ये स्ट्रक्चर जो है ये एपिडिडमिस है। ठीक है, अभी हमने टेस्टिस पढ़ लिया, अभी हम नंबर 2 पढ़ रहे हैं एपिडिडमिस। तो टेस्टिस क्या थे, स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, एपिडिडमिस क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोड्यूस हुए स्पर्म्स, उसके बाद ये एपिडिडमिस ट्रांसफर हो जाते हैं, एपिडिडमिस में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो एपिडिडमिस का मेन फंक्शन क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है, यहाँ से ये मूव आउट करते हैं एपिडिडमिस से। ये मैं अब इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको नजर आए, है ना मैं क्या बोल रही हूँ। अब क्या होगा, एपिडिडमिस से ये मूव आउट करते हैं। एपिडिडमिस से कहाँ मूव आउट करेंगे, देखो ये एपिडिडमिस था, अब यहाँ से ये मूव आउट करें। ये कॉइल्ड ट्यूब आपको दिख रही है, ये जो कॉइल्ड ट्यूब है ये एंटर कर जाती है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये जो कॉइल्ड ट्यूब है जो कि एपिडिडमिस से निकल रही है, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। ठीक है, तो अब थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट है वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। और वास डिफरेंस 2 होती हैं, एक ये हो गई और दूसरी हो गई ये। दूसरी है आपकी ये रही, ये दूसरे कलर से लेते, किस कलर से ले, रेड कलर से ले। दूसरी हो गई ये। ठीक है, तो ये 2 वास डिफरेंस हैं, इसीलिए हम इनको, इनका प्लूरल होता है वासा डिफरेंशिया। दोनों को इकट्ठे बोलते हैं तो हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। अगर एक की बात करें तो वास डिफरेंस बोलते हैं। तो अब ये क्या करती हैं, ये एपिडिडमिस में क्या था, स्पर्म्स स्टोर हो रहे थे, टेस्टिस ने स्पर्म्स को प्रोड्यूस किया, एपिडिडमिस उनको स्टोर करता है और वास डिफरेंस उनको ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कहाँ से, एपिडिडमिस से लेके यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है मेल्स में, यूरिनरी ब्लैडर फीमेल्स में भी होता है यूरिनरी ब्लैडर, लेकिन हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे ये अपना ओपन होता है, ये वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस जो है इट इज़ अ नैरो डक्ट, बहुत पतली सी डक्ट है, ट्यूब है, कॉइल्ड होती है थोड़ी सी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एपिडिडमिस, एपिडिडमिस से स्टार्ट हुई एंड जॉइंस द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा में जाके ओपन हो रही है ये। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा क्या है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूब है ये यूरिथ्रा है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से स्पर्म्स को और यूरिन को कैरी कर रही है। ठीक है, ये यूरिथ्रा है। तो यहाँ से एपिडिडमिस से स्टार्ट हुई, यूरिथ्रा को ज्वाइन करती है, इट कैरीज स्पर्म्स टू द यूरिथ्रा बाय द एक्शन ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल्स। यहाँ से वास डिफरेंस का काम क्या है, स्पर्म्स को लेके जाती है और कहाँ लेके जाती है, यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा के थ्रू दे आर इजेक्टेड आउट ऑफ द बॉडी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं। अभी हमने 3 चीज़ पढ़ ली। पहला हमने पढ़ा टेस्टिस जहाँ पे कि स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। नंबर 2 हमने पढ़ा एपिडिडमिस जहाँ पे कि स्पर्म्स टेम्पररी स्टोर हो रहे हैं। थर्ड हमने पढ़ा वास डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया जो कि स्पर्म्स को कैरी करके ले जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ, एपिडिडमिस से यूरिथ्रा में। ठीक है, आपको आई एम श्योर ये तीनों मेरे साथ याद हो गए होंगे। अब हम 4th पार्ट पे चल रहे हैं, दैट इज यूरिथ्रा। 4th पार्ट जो है दैट इज यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब दैट अराइजेस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड पासेस थ्रू द पेनिस। मतलब जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिख रहा है जिसको हम पेनिस बोलते हैं, उसके अंदर एक बहुत पतली सी ट्यूब आ रही है, दैट इज द यूरिथ्रा, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी लेके आ रही है और वहीं पे उसमें वास डिफरेंस भी अपने इजेक्शंस मतलब अपना जो भी सिक्रीशन लेके आ रहा है वो पोर कर रहा है, मतलब स्पर्म्स को पोर कर रहा है। तो यूरिथ्रा जो है वो यूरिन को भी ट्रांसफ़र करती है और स्पर्म्स को भी ट्रांसफ़र करती है, बट इट डज सो वन एट अ टाइम, एक बार में। या तो वो सीमेन जो स्पर्म्स के साथ जो फ्लूइड आता है, जिस फ्लूइड को ट्रांसफ़र करते हैं स्पर्म्स लेके आता है, जो फ्लूइड वाइटिश कलर का फ्लूइड होता है जिसमें बहुत सारा नरिशमेंट होता है जो कि स्पर्म्स को हेल्दी रखता है, तो दैट फ्लूइड इज नोन एज सीमेन। तो ये जो हमारी यूरिथ्रा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये सीमेन को ट्रांसफर करती है, मतलब स्पर्म्स को कैरी करती है प्लस यूरिन को कैरी करती है। लेकिन जब ये यूरिन कैरी करती है तो सिर्फ यूरिन कैरी करती है, जब सीमेन कैरी करती है तो सिर्फ सीमेन कैरी करती है जिसमें कि स्पर्म्स रहते हैं। ठीक है, तो नाउ
इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू द मेल जेनाइटल पोर के थ्रू ओपन होती है. द यूरिथ्रा कैरीज ईदर यूरिन और स्पर्म्स एट अ टाइम. एक बार में या तो ये यूरिन को कैरी करेगी या स्पर्म्स कैरी करेगी, दोनों चीज़ कैरी नहीं करती. ठीक है. सीमेन इज द whitish fluid which is very nourishing to the sperms. It carries a lot of nutrition और ये sperms को carry करता है. ठीक है. तो यूरिथ्रा का फंक्शन आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट हम फिफ्थ पार्ट पे मूव ऑन करते हैं. दैट इज द पेनिस. ये क्या है? ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस इज इट. ठीक है. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, मार्क्ड नहीं है यहाँ पे. ओके, नो प्रॉब्लम. ये यूरिथ्रा अंदर वाला स्ट्रक्चर था. ठीक है. और ये जो बाहर वाला है, इसको मैं इस ऑरेंज कलर से शो करता हूँ. ये जो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द पेनिस. ओके. इट इज अ long and thick muscular organ. It passes urine, also injects sperms into the vagina of the female during intercourse. तो पेनिस का काम क्या है? एक तो ये यूरिन पास करता है मेल सिस्टम में, मेल यूरिनरी सिस्टम में, है ना. मेल के जो यूरिन है वो इसके थ्रू पास आउट होता है. प्लस इट ऑल्सो ट्रांसफर्स दी स्पर्म्स इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग इंटरकोर्स. इंटरकोर्स का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. ओके. तो ये हो गया. अब हम नेक्स्ट बात करें, ये हो गया आपका पेनिस. अब बात करें हम एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन से होते हैं. एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो कि मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड हैं. कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि अपनी सिक्रीशन पोर करें, जो कि स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करें या स्पर्म्स के मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं. तो दोज आर ग्लैंड्स विच आर प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर सिक्रीशन. तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कूपर्स ग्लैंड. 3 ग्लैंड्स हो गए, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कूपर्स ग्लैंड. अब ये क्या क्या है? सेमाइनल वेसिकल्स क्या है? दे आर पेयर्ड ग्लैंड्स. पेयर में होती हैं सेमाइनल वेसिकल्स, 2 होती हैं. ईच ग्लैंड ओपन्स इनटू द वास डिफरेंस जस्ट बिफोर इट जॉइंस द यूरिथ्रा. देखो डायग्राम में, देखो यहाँ पे अगर दे रखे हो तो सेमाइनल वेसिकल ये रही. ये कहाँ पर है? देखो इस जगह पे प्रेजेंट है. ठीक है. और ये जब यूरिथ्रा में ओपन होने वाली है हमारी, ये जो आ रही है, क्या आ रही है? एपिडिडमिस. जब यूरिथ्रा में ओपन होती है उससे पहले ये सेमाइनल वेसिकल्स अपना सिक्रीशन उसके अंदर पोर कर देते हैं. ठीक है. और क्या सीक्रीट क्या करते हैं? दे सीक्रीट एन एल्कलाइन फ्लूइड दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्म्स. एल्कलाइन फ्लूइड क्यों सीक्रीट करते हैं? क्योंकि जो वजाइना होता है फीमेल का, उसमें एसिडिक कंटेंट होता है, एसिडिक होता है वो. तो स्पर्म्स जो है वो एल्कलाइन फ्लूइड लेके जाते हैं ताकि वजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दें, ताकि वहाँ पे स्पर्म्स किल ना हो जाए. नहीं तो स्पर्म्स किल हो जाएंगे जब वो एसिडिक एनवायरनमेंट में एंटर करेंगे, तो और दे विल बी डिस्ट्रॉयड. उसको अवॉइड करने के लिए उनके पास एक अल्कलाइन कोटिंग होती है, अल्कलाइन फ्लूइड होता है, जो कि वजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है. ओके. सो इट सीक्रेट्स एन अल्कलाइन फ्लूइड दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्म्स. तो सेमाइनल वेसिकल्स का काम क्या हो गया? पेयर्ड ग्लैंड्स हैं, मतलब 2 हैं, और दोनों जो हैं वो सिक्रीशन दे रहे हैं अपना. कहाँ पे दे रहे हैं? जहाँ पे कि जो आपकी एपिडिडमिस, जो वास डिफरेंस है, सॉरी, जब यूरिथ्रा में ओपन हो रही है उससे पहले ही अपने सिक्रीशन पोर कर देते हैं वहाँ पे. Next is prostate gland. Prostate gland is it is at the base of urethra. मतलब यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिथ्रा निकल रही है तो वहीं पे स्टार्टिंग में प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. इट सिक्रीट्स अ थिक मिल्की एंड अल्कलाइन फ्लूइड. देखो ये भी अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट कर रहा है और मिल्की फ्लूइड है. दिस फ्लूइड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स. तो ये जितने भी फ्लूइड सिक्रीट हो रहे हैं, एक तो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, दूसरे उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तीसरा जो वजाइना की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि सारे फ्लूइड्स एल्कलाइन हैं. ठीक है. 3 चीज़ बताई मैंने आपको. स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करें, स्पर्म्स के मूवमेंट में हेल्प करें क्योंकि फ्लूइड है, तीसरा जो है एल्कलाइन होते हैं. तो वजाइना में जब स्पर्म्स एंटर करें तो वो एसिडिक होती है, वहाँ की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कलाइन मीडियम है, ये स्पर्म्स को हेल्प करता है ताकि वो वहाँ पे एंटर कर जाए. और क्योंकि वजाइना में एंटर करने से कुछ नहीं होता, इन स्पर्म्स को आगे मूव करना पड़ता है, फेलोपियन ट्यूब तक जाना पड़ता है या ओविडक्ट तक जाना पड़ता है, जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन होता है. तो वहाँ तक पहुँचने के लिए द स्पर्म हैज़ टू रिमेन सेफ. दैट इज़ वाई दीज ग्लैंड्स और उनके सिक्रीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट इज
Cooper's glands. Cooper's glands are 2 in number. They are present just below the prostate gland. Prostate gland के just नीचे होते हैं. Where the urethra enters the penis. मतलब urethra जब penis के अंदर enter करे, वहीं पे starting में urinary bladder और urethra के penis के बीच में ही ये glands होते हैं, surround करते हैं ये urethra को. And they secrete a fluid that serves as a lubricant. ये भी एक फ्लूइड सिक्रीट कर रहे हैं जो कि स्पर्म्स के मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट कर रहा है. तो जो स्पर्म्स हैं एंड द सिक्रीशंस ऑफ दीज एक्सेसरी ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स हमने पढ़े. कौन कौन से पढ़े हैं? देखो, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड. इन तीनों की जो सिक्रीशंस हैं, दे अलॉन्ग विद द स्पर्म्स दे फॉर्म अ मिल्की फ्लूइड कॉल्ड द सीमेन. तो इस पूरे फ्लूइड को, सिक्रीशन को हम सीमेन बोलते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 4 ml ऑफ सीमेन इज डिस्चार्ज एट वेट टाइम. इट कंटेन्स 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स. एक सीमेन का जो डिस्चार्ज है उसमें 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स है. कैन यू इमेजिन कितने सारे स्पर्म्स हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म जो है, ओनली 1 स्पर्म कैन एंटर द एग, एंटर इट्स न्यूक्लियस, एग के अंदर एंटर करता है, उसके न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करता है, फर्टिलाइज करता है उसको और जाइगोट बनाता है. तो सिर्फ एक ही स्पर्म है जो कि इतना, जिसमें कि एनर्जी होती है, जो कि सारे बैरियर्स क्रॉस करके उस ओवम की वॉल के अंदर एंटर कर जाता है. ठीक है. सो ये सब ध्यान रखिएगा. सीमेन की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा कि स्पर्म्स एंड सिक्रीशंस ऑफ द एक्सेसरी ग्लैंड्स फॉर्म अ मिल्की फ्लूइड विच इज नोन एज सीमेन. ओके. और ग्लैंड्स के नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्लैंड्स के सिक्रीशन ऐड ऑन हो रहे हैं सीमेन में, क्या क्या कॉम्पोजिशन है सीमेन की, और सीमेन का फंक्शन क्या है. तो ये सारा चीज़ें आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. आई विल फिनिश इट हियर, क्योंकि मैं सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे कर रही हूँ. उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे. छोटे छोटे लेक्चर बना रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू फुल चैप्टर. तो छोटे छोटे लेक्चर्स मैं दे रही हूँ मैं आपको, ताकि आप साथ के साथ उसको लर्न करते जाए. ठीक है. तो अगेन आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड प्लीज़ डू टेल मी इफ़ यू फेस एनी इश्यूज़. आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज. ठीक है. चलो, टेक केयर.